हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ अबाउट दिस चैनल। सो इस चैनल पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू पेरेंटिंग, बेबी केयर, किड्स एक्टिविटीज़ एंड किड्स न्यूट्रिशन। तो अगर आपको इन सब टॉपिक में कुछ भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूबॉर्न स्लीपिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे मेजर रीज़न जिनकी वजह से अगर आपका भी कोई न्यूबॉर्न बेबी है और उसको सोने में दिक्कत होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और कुछ ऐसे टिप्स जिनको यूज़ करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बेबी बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली सो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें इन टिप्स को जानने के लिए, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में एक न्यूबॉर्न बेबी को जनरली जो 0 to 3 मंथ के जो बेबी होते हैं उन्हें कितनी नींद लेनी चाहिए। तो इस एज के बेबी जनरली 14 to 18 आवर्स तक सोते हैं, और अगर आपका बेबी मिनिमम 14 आवर्स नहीं सोता है तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। तो मैंने एक्चुअली इतनी बड़ी रेंज 4 आवर्स की रेंज इसलिए बोली है क्योंकि हर बेबी अलग होता है, हर बेबी की सोने की रिक्वायरमेंट अलग होती है। बट ऑन एन एवरेज जनरली बेबी 16-17 घंटे सोते हैं, इंक्लूडिंग जब वो दिन में छोटी छोटी नैप लेते हैं। तो इन टोटल 24 आवर्स में से वो अपने 14 to 18 आवर्स सोने में ही स्पेंड करते हैं। और एक्चुअल में बच्चों को सोना बहुत ही हेल्पफुल रहता है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इससे उनका जो कॉग्निटिव स्किल है, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या ऐसे रीज़न हैं जो बच्चे की नींद को इम्पैक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला और बेसिक रीज़न तो यही होता है कि बच्चे ने भले से अभी भी दूध पिया है बट शायद उसका पेट नहीं भरा है ठीक से, या उसने दूध पीने के बाद अगर वॉमिटिंग कर दी थी तो उसको दोबारा फिर से भूख लग गई है। तो सबसे बेसिक रीज़न हंगर ही होता है। अगर बच्चा ठीक से नहीं सो रहा है या फिर जो भी दूध आप उसे पिला रहे हैं, लेट्स से अगर आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो फॉर्मूला शायद उसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहा है, या फिर जो आप ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं तो उसने बहुत अच्छे से उसका पेट नहीं भरा था और अब उसको दोबारा से भूख लग गई है, या उसने लेट्स से सूसू पॉटी कुछ भी कर लिया था जिसकी वजह से भी उसको जल्दी भूख लग सकती है। तो इन टोटल किसी भी रीज़न की वजह से बच्चा भूखा है इसलिए वो सो नहीं पा रहा है। नाउ सेकंड भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर बच्चे ने दूध तो पी लिया था, उसका पेट भी भर गया है, लेकिन उसको हो सकता है कोई कॉलिक का या गैस का प्रॉब्लम हो रहा हो। तो गैस का जब प्रॉब्लम होता है तो बच्चे काफ़ी रोते हैं। उनका जो एक रोने का जो तरीका होता है वो कॉलिक के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा रुक रुक के बच्चे रोते हैं। तो अगर बच्चे को कॉलिक का इशू है तो भी वो परेशान होता रहेगा, अनकंफर्टेबल होगा और रोता रहेगा और वो सो नहीं पाएगा। तो कॉलिक के लिए मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी किया था। जो इसमें सबसे ईजी रहता है वो होता है आप एक हींग का पेस्ट आप बच्चे के टमी पे लगा सकते हैं, जिससे बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है। आप बच्चे को थोड़ा पेट के बल लिटा सकते हैं, थोड़ा आप उसको लाइक उसके लेग्स ऊपर कर सकते हैं, थोड़ी मसाज कर सकते हैं टमी पे अगर उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड गिर गई है तो इन सब तरीकों से बच्चे को कॉलिक में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कॉलिक की मेडिसिन भी आती है, वो भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके बच्चे के लिए ले सकते हैं। नाउ थर्ड रीज़न आता है जो हम कई बार हमको समझ में नहीं आता है, वो होता है बेबी का ओवर टायर्ड होना। मतलब बच्चे को नींद काफ़ी देर पहले आ रही थी बट उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला सोने के लिए, या वो ड्यू टू एनी रीज़न वो बहुत ज़्यादा थक गया है और सो नहीं पा रहा था। तो उस केस में भी बच्चों को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत बच्चा रोता सा रहेगा, परेशान रहेगा, अपनी आंखें मलता रहेगा बट वो सो नहीं पाएगा। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि अगर आपका बेबी 0 to 3 मंथ्स के रेंज में है तो आप उसको 2 घंटे के ऊपर जगा के मत रखिए। जैसे ही आपको लग रहा है कि बेबी थोड़ा सा भी स्लीपी हो रहा है उसको इमीडिएटली सोने के लिए ट्राई कीजिए। नाउ नेक्स्ट रीज़न आता है जो कि काफ़ी कॉमन होता है, विच इज़ कि बेबी या तो अनकंफर्टेबल या इनसिक्योर सा फील कर रहा है जिस भी इन्वायरमेंट में है। और जो बेबी का अनकंफर्टेबलनेस है वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। उसको ठंड लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, उसका डायपर फुल हो गया है, या उसने पॉटी कर ली है। तो ड्यू टू एनी रीज़न बेबी अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो भी वो सो नहीं पाएगा, या वो किसी अननोन पर्सन के पास है, या वो अकेला लेटा हुआ है तो वो थोड़ा इनसिक्योर सा फील कर रहा है। तो इस केस में भी जो बच्चे हैं वो अब अच्छे से ठीक से सोते नहीं हैं। तो इस केस के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी बच्चे को पास ज़्यादा रहता है, चाहे वो मदर है, फादर है, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी बच्चे के साथ ज़्यादा रहता है तो वो बच्चे को अपनी गोदी में थोड़ा लेकर रखें, थोड़ा कडल करके रखें, और उस केस में बच्चा थोड़ा सा सेफ फील होगा
और बाकी सारे रीज़न भी आप चेक करें कि उसको डायपर से या कपड़ों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको समझ में आ जाएगा और आप बच्चे को इजीली सुला सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, विच इज़ बेबी कैन बी ओवर स्टिमुलेटेड। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से उसने अपनी नींद भगा ली है। अब वो कोई एक्टिविटी भी हो सकती है या इसके अलावा जैसे मदर जो डाइट होती है उसकी वजह से भी काफ़ी टाइम पे होता है। जैसे मदर अगर बहुत स्पाइसी फूड या फिर कोई कैफीन वगैरह ज़्यादा लेती हैं और बच्चे जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उस केस में बच्चे थोड़ा सा उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, जिसकी वजह से भी वो अपनी नींद भगा लेते हैं या सो नहीं पाते हैं। तो ये तो थे कुछ पॉसिबल रीज़न जिनकी वजह से जनरली बच्चे अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे 10 टिप्स के बारे में जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बच्चे को अच्छे से सुलाने में। ना सबसे पहला और जो सबसे हेल्पफुल रहा था मेरे केस में वो ये कि आप बच्चे को सुलाने के लिए ना एक थोड़ा सा जो रूम है थोड़ा सा डार्क या सेमी डार्क माहौल रखिए और नॉइज़ अवॉइड कीजिए कि रूम में कोई भी शोर शराबा ना हो, लोग बातें ना कर रहे हों। अब बच्चे को वैसे 0 to 3 मंथ्स में डे और नाइट का इतना डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं होता, उनको 2 महीने के बाद थोड़ा पता लगना स्टार्ट होता है। बट क्या होता है कि वो जैसे रूम में होते हैं तो उनको थोड़ा सा वैसा सा ही एक फील आता है कि ठीक है रूम में बहुत उनको कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा डार्क है, अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सेमी डार्क या डार्क रूम होगा, लाइट बंद होगी, तो बच्चों को सोने में ज़्यादा इजी रहेगा और ये आपको बाद में बच्चों का स्लीपिंग रूटीन सेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नाउ अगर आपका रूम ऐसी जगह पे है जहाँ पर आप शांति मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जैसे जब मैं अपने इन लॉज के यहाँ पे थी तो जो मेरा रूम था वो बिल्कुल उसकी जो विंडो थी वो रोड साइड पे ओपन होती थी, तो वहाँ पे कोई ना कोई निकलता रहता था और हॉर्न बहुत ज़्यादा बजते थे। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप काफ़ी सारी वाइट नॉइज़ के साउंड होते हैं जो आप यूट्यूब पे भी आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो वो वाइट नॉइज़ के साउंड के वीडियोस कुछ आप डाउनलोड करके रख लीजिए और आप वो अपने रूम में चला के रखिए जब बच्चा सो रहा है। वाइट नॉइज़ से क्या होता है कि बच्चे को एक कंसिस्टेंट साउंड मिलता रहता है और वो बच्चे को एक अच्छी और डीप स्लीप लेने में काफ़ी हेल्प करती हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि आपने बच्चे को सुलाया और सुला के जैसे ही आपने उसको कॉट पे या बेड पे लेटाया वो तुरंत उठ जाता है, क्योंकि एक्चुअली बच्चे जो मैक्सिमम टाइम सोते हैं वो एक बहुत डीप स्लीप में नहीं सोते हैं एडल्ट्स की तरह, वो बहुत ही लाइट स्लीप में सोते हैं। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि जब भी आपने बच्चे को अपनी गोदी में सुलाया है तो आप जब तक वो डीप स्लीप में ना आए तब तक आप उसको बेड पे मत लिटाइए। ना कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारा बेबी तो सोते में हिलता ही रहता है, वो डीप स्लीप में जाता ही नहीं है। तो उसका एक सोल्यूशन ये होता है कि अगर आपको स्वाडल करना आता है, स्वाडल मतलब बच्चे को प्रॉपरली एक ब्लैंकेट में रैप करना, उसके भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत इजीली, या अपने डॉक्टर से भी समझ सकते हैं। तो या तो आप बच्चे को स्वाडल कर सकते हैं या फिर जो बच्चों के स्लीपिंग बैग्स होते हैं फॉर इनिशियल 3 मंथ्स बच्चों के स्लीपिंग बैग आते हैं, आप उसमें बच्चे को सुला सकते हैं। और जब आपको लगा कि बच्चा सो गया है तब आप बच्चे को जब लिटाएंगे उसके कॉट या बेड में, तो क्या होगा, उसके जो हैंड हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे या उसकी जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी, तो बच्चे को इतना फील नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को लाइट स्लीप में भी आराम से उसके कॉट पे या बेड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड टू स्टिमुलेशन। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जब भी आपको दिख रहा है कि बच्चे का सोने का टाइम हो गया है या उसको काफ़ी देर हो गई है उठे हुए, तो आप उसको ऐसे रूम में लेकर चले जाइए, या आपके रूम में भी अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, चाहे वो टीवी की हो, म्यूज़िक की हो, लोगों के बातें करने की हो, उस नॉइज़ को आप बच्चे से दूर कर दीजिए ताकि बच्चा अपने जैसे उसको नींद आ रही है हल्की सी, उसको वो इन्वायरमेंट मिल जाए जिससे कि वो सो पाए ठीक से। नाउ बात करते हैं कि बच्चे को ओवर टायर्ड होने से कैसे रोका जाए। तो जनरली बच्चे जो नैप लेते हैं वो 45 मिनट से लेकर 2 या 3 घंटे तक की नैप लेते हैं और एक लॉन्ग स्ट्रेच की नैप लेते हैं। तो जब भी बच्चा अगर 45 मिनट या उसके आसपास की लेस देन 1 आवर की नैप लेके उठा है, तो उस केस में आप इंश्योर कीजिए कि जो बच्चा मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा ना जागे, क्योंकि उसने बहुत छोटी सी नैप ली थी तो बहुत जल्दी थक जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि जैसे ही बच्चे को 40-45 मिनट्स हो गए हैं जागे हुए, आप उसको सुलाने की तैयारी कीजिए। या अगर बच्चा एक बड़ी नैप लेके उठा है 2-3 घंटे की, तो बच्चा आराम से 2 घंटे तक खेल सकता है उस केस में। तो उस केस में आप बच्चे को जैसे आपको दिख रहा है कि 1.5-2 घंटे हो गए हैं, आप उसको फीड करा के स्लीपिंग कराने की तैयारी शुरू कर दीजिए। इन सबसे क्या होगा कि बच्चे की जो ओवर टायर्डनेस है वो फील नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कुछ ऐसे क्यूज की जो आपको मिस नहीं करने हैं। तो जब भी आपको दिखे कि बच्चा अपनी आंखें रब कर रहा है या यौन कर रहा है या अपना फेस जो भी उसको गोदी में लिए हुए आसपास के लोगों से दूसरी तरफ को घुमा रहा है, तो ये सब क्यूज होते हैं जिससे आपको समझना चाहिए कि बच्चे को अब नींद आ रही है। इसके अलावा कुछ और भी हर बच्चे के अपने क्यूज होते हैं जो आपको समझ में आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अपने
बच्चे के स्लीपिंग क्यूज को बिल्कुल मिस मत कीजिए, और जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चा सोने के लिए रेडी है या सोना चाहता है, आप इमीडिएटली उसको सोने का एनवायरनमेंट दे दीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। जनरली जब भी बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो वो सो जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, वो थक जाते हैं फीड करते हुए। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है कि बच्चे को जैसे ही आपने फीड कराना स्टार्ट किया, बच्चा सो गया और फिर जैसे ही आपने उसका फीड बंद किया वो जाग गया, तो उस केस में आप बेबी पेसिफायर्स ट्राई कर सकते हैं। बेबी पेसिफायर आपको जब बच्चा भूखा है तब नहीं देने हैं, उसकी भी बहुत सारे काइंड ऑफ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी एक वीडियो में। तो आप बेबी पेसिफायर बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पेसिफायर क्या होता है, बच्चे का जब पेट भर गया, उसने दूध पी लिया है बट वो फिर भी फीड करना चाहता है क्योंकि उसको कंफर्ट आता है उस चीज़ में, तो आप पेसिफायर बच्चे को दे सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे को वो कंफर्ट भी मिलेगा और बच्चा थोड़ा लॉन्गर टाइम तक आराम से सोता रहेगा। लेकिन पेसिफायर आपको बच्चे के सोते टाइम नहीं देने हैं, बच्चे को सुलाने के लिए आपको देने हैं ताकि उसको वो कंफर्ट फील होता रहे फीडिंग वाला। नाउ बात करते हैं मदर्स डाइट के बारे में। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मदर की डाइट की वजह से भी उनको ओवर स्टिमुलेशन या प्रॉब्लम होती है या वो दूध नहीं पी पाते हैं ठीक से। तो आपको एज अ ब्रेस्ट फीड मदर कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि टू मच स्पाइसेस है या कैफीन है या ऐसे पैकेज या प्रोसेस फूड है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ी स्मेल होती है, जैसे गार्लिक होता है या कच्ची प्याज होती है। तो इन सब चीज़ों में खुद में एक स्मेल होती है। तो अगर ये सब चीज़ें आप एज अ मदर लेती हैं फिर बच्चे को फीड कराते हैं, तो बच्चे उस केस में उस दूध से या तो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं या ठीक से दूध पीते नहीं हैं। तो आपको अपनी डाइट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं सबसे मेजर इशू की, विच इज़ कि बच्चे को हम बहुत ज़्यादा कपड़ों में लपेटते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हमें लगता है कि बच्चा को ठंड लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। आपको जिस भी रूम में बेबी को रखना है, आप ट्राई कीजिए कि उसका एक रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 25 के आसपास मेंटेन कीजिए। 25 इज़ अ गुड टेम्परेचर जिसपे बच्चा अच्छे से कंफर्टेबल रहता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको बच्चे को गर्मी भी नहीं लगती है। तो अगर सर्दियां हैं तो भी आप बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत लपेटिए। ट्राई कीजिए कि आप हीटर के थ्रू, रूम हीटर के थ्रू रूम का थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करें, बच्चे को एक कंफर्टेबल क्लोथिंग में रखें। और अगर गर्मियां हैं तो भी आप बच्चे को बहुत ज़्यादा रैप मत कीजिए, एसी चला के रखिए। बस आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को डायरेक्टली एसी के सामने नहीं लेटाना है, सो दैट कि एसी की हवा बच्चे के फेस पे लगे या बॉडी पे लगे। बट हाँ, आप रूम में एसी चला सकते हैं, तो उससे बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। एसी आप 24-25 पे चलाइए और बच्चे को एक फुल स्लीव्स की फुल क्लोथिंग बना के रखिए कॉटन की, और बच्चा आप देखिए कितना कंफर्टेबल रहता है उसमें। सो दैट्स इट। यही थे कुछ पॉइंट्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया था दर्श को एक अच्छे से स्लीपिंग मेंटेन करने में। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी दर्श को सुलाने में, बट जब मैंने इन सारे टिप्स पे काम किया, ये सारे रीजंस को मैंने आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद मुझे बहुत ही हेल्प हुई दर्श का स्लीपिंग रूटीन सेट करने में भी और उसको अच्छे से सुलाने में भी। तो आई होप कि वीडियो आपको भी हेल्प करेगा जैसे मुझे किए थे इन सारे टिप्स ने। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे न्यू पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है जिससे सारी न्यू मदर्स जो है वो स्ट्रगल करती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो उन सबको भी हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। वहाँ पर हम डेली बेसिस पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू किड्स न्यूट्रिशन, प्री स्कूलिंग, वो सब कुछ हम शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।